चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज हम केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। पहला वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, और हालांकि मैंने थ्योरी के वक्त भी इसके पीछे की आपको कहानी बताई दी थी। सुनना बेटा, इन ए सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस द एवरेज मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। बेटा कोई आइडियल गैस है और पूछा है कि एक अकेले मॉलिक्यूल का जो एवरेज मोमेंटम है वो किस बात पर डिपेंड करता है। यार अकेले मोमेंटम का जो अकेले मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है वो तो ऑब्वियस बात है कि उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और जैसा कि मैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, याद करा चुका हूँ कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक कितनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। पता नहीं कि भाई है ना, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पीड बहुत कम होती है, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स के पास मीडियोकर रीजन के अंदर स्पीड ऐसे होती है। हम इस बात को देख चुके हैं। एक पार्टिकल कितना मोमेंटम होगा वो थोड़ा सा बड़ा प्रोबेबिलिटी पर थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो हम किसी भी अकेले पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में कुछ भी ऐसा कह नहीं सकते, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। सो हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, टोटल मास ऑफ गैस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल लिखा होता तो हम कहते हैं कि हाँ मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स पर कोई डिपेंड नहीं करता। नन ऑफ दीज मेरे ख्याल से इट वुड बी बेटर ऑप्शन टू टिक। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि किसी अकेले गैसेस मॉलिक्यूल के पास कितना मोमेंटम होगा, उसके पास क्या स्पीड होगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बता चुका है कि पार्टिकल के पास जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक स्पीड कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन चांसेस। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू आरएमएस एंगुलर स्पीड। ये थोड़ा सवाल बेटा बढ़िया लग रहा है और हो सकता है केटीजी के बहुत सारे फंडों को हमें ये थोड़ा सा रिवाइज करा दें। मुझसे किसका रेशियो पूछा है? मुझसे रेशियो पूछा है वी आरएमएस वर्सेस ओमेगा आरएमएस ऑफ ए डायटोमिक गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर। एम जो है वो गैसेस मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल एम जो है वो उसका मोलर मास है, और आई जो है वो बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द मॉलिक्यूल। सुनिए बेटा, आपके पास डाई एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल है ऐसे, ये बड़ा हो सकता है कि ऐसे कुछ ना कुछ ओमेगा वगैरह से घूम रही है। सोच लेंगे बेटा, मुझसे ना क्या पूछा है, मुझसे आरएमएस स्पीड और आरएमएस ओमेगा पूछा है, बड़े आराम से सोच लेंगे। इसके पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम लिख सकते हैं हाफ इसका मास इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर। इसका मास मतलब गैसेस मॉलिक्यूल का मास, एंड वी नो दैट कि इट इज रफली इक्वल टू ट्रांसलेशनल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3/2 टाइम्स kT। इसी तरह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसे मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हैं हाफ आई, जो भी आपका ओमेगा आरएमएस है उसका स्क्वायर। और रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, तो उसके पास एनर्जी होती है बेटा कितनी, F/2 kT। F कितना जाएगा, 2। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने से बात बन जाएगी और मेरे पास आ जाएगा M इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन आई इंटू ओमेगा आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2। बाकी सब तो कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया है वी आरएमएस अपॉन ओमेगा आरएमएस इज इक्वल्स टू 3/2। बेटा मेरे ख्याल से आई ऊपर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स रूट ऑफ ऑल दिस। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दिस 3i/2m, बट आई थिंक द ऑप्शन नंबर इज सी। समझ गए? जो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी F/2 kT, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर 3 जो है वो ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 2 जो है वो आपके पास वो रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आई होप यू विल रिमेंबर इट। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज अगला सवाल। Four particles have velocity 0, 1, 2 and 3। बट देखना,
4 पार्टिकल आपके पास और उनके पास स्पीड मुझे दे रखी है 0, 1, 2 एंड 3। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज, बेटा मुझसे पूछा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि पहले सबका स्पीड का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर अगर करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर बेटा 0 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। फिर इन सबका मीन ले लो। बेटा मीन क्या होगा? मीन होगा 1 + 0 + 4 + 9, 4 है तो डिवाइड बाय 4। आखिर में सबसे लास्ट में इन सबका रूट ले लो। दिस इज योर VRMS। आई होप बेटा आगे के लिए भी आप इस बात को याद रखोगे कि रूट मीन स्क्वायर में सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। और आई थिंक बेटा कितना आ गया 14/4। आई थिंक बेटा दिस इज कितना 9, 4 बेटा 13, 14, 7/2 का रूट। I think that is a root of 3.5 meter per second. There must be some option like that. I think but answer comes out to be B. बढ़िया, याद रखोगे इस बात को। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अच्छा सा प्यारा सा सवाल। हालांकि अगेन जो बेटा अपनी थ्योरी थी चैम्प वाली, मैं उसके अंदर इस बात को समझा चुका था, इवन मैं आपको याद करा चुका था। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन फॉर द सेम क्वांटिटी टू डिफरेंट टेम्परेचर। बड़ा 2 अलग अलग टेम्परेचर है। एक टेम्परेचर आपका T1 है, एक टेम्परेचर आपका T2 है। T1 बड़ा ये वाला टेम्परेचर है और T2 बड़ा आपका ये वाला टेम्परेचर है। दोनों के लिए अलग अलग कर्व है। मुझसे पूछा है कि दोनों टेम्परेचर में से कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा। देखो यार, ये T1 टेम्परेचर के लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये T2 टेम्परेचर के लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2RT/मोलर मास। टेम्परेचर ज्यादा तो ऑफ कोर्स बड़ा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा। इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो इस कर्व की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा है। स्पीड अगर ऑफ कोर्स ज्यादा है तो टेम्परेचर आपका ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। ऑफ कोर्स बड़ा T2 आपके T1 से बड़ा है। जितना ज्यादा गैस का टेम्परेचर होगा ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा स्पीड्स होंगी। तो आपका जो ग्राफ है बेटा वो लोअर टेम्परेचर पर तो ऐसा है और पार्टिकल्स के पास ऑन एन एवरेज स्पीड कम है। बेटा ये एक्स एक्सिस जो है ये स्पीड बता रही है, और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड ज्यादा है, हायर स्पीड है, हायर स्पीड है। तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा आगे की तरफ खिसक गया है। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सवाल पढ़िए बेटा। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन। बेटा याद रखना कि ऑक्सीजन डायटोमिक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। आर्गन बेटा मोनोटोमिक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। दोनों का टेम्परेचर T रखा है। नेग्लेक्ट ऑल द वाइब्रेशन मोड। बेटा ऑफ कोर्स हम वाइब्रेशन मोड तो वैसे भी कंसिडर नहीं करते। मुझसे पूछा है सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी है। 2 मोल ऑक्सीजन गैस की कितनी है F/2 nRT। बेटा आर्गन कितनी है F/2, नंबर ऑफ मोल्स बेटा इसके 4 है RT। बेटा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, बेटा 2 से 2 कैंसिल, बेटा 5RT तो ये हो गया है और 6RT ये हो गया। आई थिंक आंसर शुड बी इक्वल टू 11RT. There must be some option like 11RT. Yes, the option is of course D. But answer must be D. आसान सा सवाल था बड़ा, कोई बहुत ऐसी भारी बात इसके अंदर अपने पास थी नहीं। सारे बच्चे समझ भी गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा, आगे चले बच्चों। चलिए नेक्स्ट इज बेटा एक बिल्कुल आसान सा सवाल। हालांकि सवाल अगर एग्जैक्ट एग्जाम में अगर आ जाए तो ऑफ कोर्स बेटा में हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन चेक करने पड़े, बट यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से इजियर साइड के हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम टोटल काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी बोल दो या फिर इंटरनल एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें 2 टर्म्स होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो अपन ने कंसिडर ही नहीं किए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही नहीं।
तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है F/2 nRT। सभी गैसेस का टेम्परेचर सेम दे रखा है 300 केल्विन, और मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 किलो हाइड्रोजन, 1 किलो हीलियम, 1 किलो आधा किलो हाइड्रोजन प्लस आधा किलो हीलियम, आधा किलो हाइड्रोजन प्लस 1/4 kg हाइड्रोजन प्लस 3/4 kg हीलियम। अब प्रॉपर तरीका तो ये है कि यार ना इसकी इंटरनल एनर्जी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, कंपेयर कर लो ये कौन सी सबसे कम है और कौन सी सबसे ज्यादा है। मुझसे बड़ा ऑफकोर्स सबसे मैक्सिमम पूछ रखे हैं, बट ऑप्शंस इतने प्यारे हैं कि मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यार, हाइड्रोजन के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 और हीलियम के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 क्योंकि ये मोनोटॉमिक है, और हाइड्रोजन बड़ा डायटोमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। तो हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास। मास ऑफ द गैस तो बेटा सब में 1-1 किलो है टोटल, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। अब मोलर मास हाइड्रोजन गैस का तो 2 है और हीलियम का 4 है, मिक्सचर तो चलो अलग बात है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके पास होंगे? 1 किलो हाइड्रोजन गैस के पास, और हाइड्रोजन गैस के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्यादा है। हाइड्रोजन गैस के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस के पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स बेटा उसके पास इंटरनल एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। तो वापस से बेटा पूरा सोल्व करने की जरूरत ऐसी है मेरे को लग नहीं रही है। हम सीधा बोल सकते हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन गैस के पास नंबर ऑफ मोल्स भी मैक्सिमम और ऑफ कोर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैक्सिमम, तो ऑब्वियस बात है कि उसके पास इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इनसे ज्यादा होगी। बेटा इसमें हीलियम भी है और बेटा ऑफ कोर्स आपका हाइड्रोजन भी है। इनके बेटा तुम देखोगे थोड़ा ऑफ कोर्स है ना, आधा किलो तो हाइड्रोजन है, बाकी बेटा आधा किलो तो हीलियम है। इस आधा किलो हीलियम के पास इंटरनल एनर्जी कम होगी, थोड़ा ऑफ कोर्स उसके पास थोड़ी सी ज्यादा होगी। निकालना चाहो निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट बोल सकते हो कि जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा और उसके पास इंटरनल एनर्जी भी सबसे ज्यादा, डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। बाकी निकालना चाहो निकाल लो, ठीक है। ऑप्शंस इतने प्यारे थे कि मैं निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज बड़ा अगर मान लो कि ऑप्शंस थोड़े से है ना, थोड़े से ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्ट ना बोल पाते, तो बड़ा हो सकता है कि पूरा सॉल्व करना पड़ता। चलिए बच्चा, नेक्स्ट इज थोड़ा सा टफर सवाल। फॉर 2 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायग्राम। बेटा टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में इस तरह से रिलेटेड है। यहाँ पर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर हुआ दुगना तो वॉल्यूम भी हुआ दुगना, तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन से गुजरेगा। इन द फर्स्ट प्रोसेस इट इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स एट्स T0 V0 एंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 V0 2 T0। सेकेंड प्रोसेस में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम हुआ दुगना तो टेम्परेचर हुआ आधा। द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द 2 प्रोसेसेस, इस प्रोसेस में वर्क डन कितना है गैस का और इस प्रोसेस में गैस का वर्क डन कितना है, मुझसे दोनों का रेशियो पूछा है। पहले वाला तो शायद मेरे बच्चे सारे के सारे प्रोसेस समझ गए होंगे। जो पहला वाला केस है उसमें टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। टेम्परेचर दुगना हुआ वॉल्यूम भी दुगना हुआ। हम जानते हैं कि हमारे पास गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। इफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि N और R कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। N और R तो कांस्टेंट रहते ही हैं, इसका मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो वर्क डन है वो जो प्रोसेस है वो आपका आइसोबैरिक है, और आइसोबैरिक है तो वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V बोल दीजिए। P डेल्टा V ना पसंद हो तो आप ऐसा कह सकते हो कि वर्क डन को मैं बोल सकता हूँ बड़े आराम से NR डेल्टा T, that is number of moles into R into final temperature minus initial temperature. Final temperature is 2 T0, initial temperature is T0. So work done in the first process comes out to be NR delta T. ठीक है, मेरे ख्याल से इसी बहाने आपको आइसोबैरिक प्रोसेस के वर्क डन के फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे। दूसरे वाले केस में टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरे वाले केस में केस 2 में टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
जिसमें अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से टी वी की पावर -1, सॉरी बेटा मैं इसको बोल रहा हूँ टी इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बेटा एक काम कर, टी को उड़ा दे। सर टी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो टी को लिख सकता है पी वी अपॉन एन आर इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बेटा पी तो ठीक है, वी का आ गया स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ऊपर ले जाओ बेटा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज ऑफ कोर्स सम कांस्टेंट। तो एक तरह से आ गया पी वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट बेटा ऑफ कोर्स ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि एक तरीके से ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। और बेटा अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो हम बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ए मतलब बेटा जो पी वी की पावर है ना, ये जो वी के ऊपर पावर लगा हुआ ना, इसको हम पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट बोलते हैं और ये हमारा एक तरीके से ए है। दैट इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 2, तो डेल्टा टी मेरे पास आ गया है माइनस टी नॉट बाई 2 अपॉन 1 माइनस ए। ये बेटा कितना आपका 2, और हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई है बेटा माइनस माइनस कैंसिल, प्लस एन आर टी नॉट अपॉन 2। उसमें वर्क डन था एन आर टी नॉट, इसमें वर्क डन था बेटा एन आर टी नॉट अपॉन 2। तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 2:1। वर्क डन का जो रेशियो है बेटा वो 2:1 है। इसके मुकाबले ये वाला वर्क डन आपका दुगना है, तो आपके पास आंसर आ गया बेटा कितना 2:5। सब बच्चे समझ गए होंगे यार, इसी बहाने फॉर्मूले भी याद हो गए। चलो बच्चों आगे चलें। नेक्स्ट इज अगला सवाल बेटा, एक इंसुलेटिंग कंटेनर है, डिवाइड करता है 2 पोर्शंस के अंदर। ये सवाल बेटा अपना फ्री एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट पे है, सुनिएगा। एक इंसुलेटिंग कंटेनर है, इज डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पोर्शंस। अच्छी बात है बेटा। 1 पोर्शन कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। बेटा इस तरफ आपके पास एक मोनोटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको एक बार के लिए 3 ले लेता हूँ। प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वाइल द अदर पोर्शन इज ए परफेक्ट वैक्यूम। ये वाला जो रीजन है बड़ा ये आपके पास वैक्यूम। इफ द इंटरमीडिएट पार्ट इज रिमूव्ड, ये बीच वाला पोर्शन अगर हटा दो तो ये गैस एक्सपेंड करेगी अगेंस्ट नो फोर्स। जब भी कभी कोई गैस अगेंस्ट नो फोर्स अगर एक्सपेंड करती है तो इसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन में हमारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा 0 रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रखा है कि इंसुलेटिंग कंटेनर है। अगर इंसुलेटिंग कंटेनर है तो ऑब्वियस बात है कि बाहर से कोई हीट वगैरह आने की संभावना तो है ही नहीं, तो डेल्टा क्यू आपका 0 हो गया। डेल्टा क्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू भी 0, डब्ल्यू भी 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपकी 0। अब हम इसे पूछ के रखें, इफ द इंटरमीडिएट पोर्शन इज रिमूव्ड एंड द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। गैस की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो आप कह सकते हो कि सर इस केस में तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी किसी प्रकार कोई चेंज नहीं हुआ। डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, वर्क डन भी 0, डेल्टा यू भी 0 और आपका डेल्टा क्यू भी 0, सारे 0। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल, एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। बेटा दोनों ही केस के अंदर मैं वॉल्यूम डबल कर रहा हूँ, V से 2V कर रहा हूँ, ठीक। वन इज आइसोबैरिक एंड द अदर इज आइसोथर्मल। पहले वाला आइसोबैरिक है, दूसरा वाला आइसोथर्मल है। लेट W1 एंड W2 बी द रेस्पेक्टिव वर्क डन। बेटा W1 एंड W2 दोनों के वर्क डन है। W1 ऑफ कोर्स आइसोबैरिक के लिए और W2 आइसोथर्मल के लिए। रेशियो वगैरह पूछे। W1 आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज, शुरुआत में मेरा कंडीशन सेम है तो P नॉट इंटू डेल्टा V, तो आप कह सकते हो दैट इज P नॉट इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। बेटा V फाइनल माइनस V इनिशियल इज ऑफ कोर्स V, ये आपका W1 आ गया। दूसरा, दूसरे वाले केस में ऑफ कोर्स बेटा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट इज NRT
log ऑफ v फाइनल अपॉन v इनिशियल। इस एनआरटी को हम चाहें तो लिख सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम। तो मेरे पास ये वर्क डन आ गया। ठीक है, बड़ा कोई रेशियो वगैरह पूछा होगा तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू P नॉट वी कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Ln2। कोई ऐसा ऑप्शन हो तो बड़ा आप कह सकते हो W2 इज इक्वल्स टू W1 टाइम्स Ln2। ये सही लग रहा है, पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। ठीक है, दूसरे केस में क्या लिखा W2 इज इक्वल्स टू, ये गलत है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, 2 moles of ideal helium gas are in a rubber balloon at 30 डिग्री सेल्सियस। मैं एक बार बड़ा पूरा का पूरा सवाल पढ़ लूँ। 2 मोल आइडियल गैस है, हीलियम गैस है, एक रबर बलून में है, टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स है, गैस अड़ा आपकी हीलियम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कोर्स बड़ा उसका 3 है क्योंकि हीलियम आपकी एक मोनोटोमिक गैस है। जो आपका टेम्परेचर है शुरुआत में वो 30 डिग्री सेल्सियस है। द बलून इज फुली एक्सपेंडेबल एंड कैन बी अज्यूम टू रिक्वायर नो एनर्जी इन द एक्सपेंशन। मतलब बड़ा उसको एक्सपेंड करने में कोई ओवर एनर्जी नहीं चाहिए, जो बड़ा हीट वगैरह है वही चाहिए सिर्फ और सिर्फ, मतलब जो गैस है उसी को एनर्जी चाहिए, बलून का एक्स्ट्रा कोई एनर्जी नहीं चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द बलून इज स्लोली चेंज टू 35 डिग्री सेल्सियस। बड़ा स्लोली हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर 30 से बढ़ाकर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन द टेम्परेचर इज नियरली इक्वल टू, नियरली हमें कितनी हीट बेटा इसको देनी पड़ेगी। अब ऐसे केस में ये रहा बेटा आपका बलून, पहले टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस था, इस बलून को आप धीरे धीरे हीट कर रहे हो और 35 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। मुझसे पहले हीट निकालना है तो मुझे प्रोसेस सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आइसोकोरिक तो नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा बड़ा, ठीक है, एक्सपेंड होगा। आइसोथर्मल नहीं हो सकता, टेम्परेचर चेंज हुआ है। हाँ, ये एक्सपेंड हो रहा है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। जो बाहर वाला आपका फोर्स है वो कांस्टेंट है और उसके अगेंस्ट कोई सिस्टम अगर धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है तो इट ऑब्वियसली मीन्स कि ना आपका जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक है। मैंने लिखा भी रखा है कि कोई गैस अगर कांस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट अगर धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है तो वो आइसोबैरिकली एक्सपेंड करेगी। तो ऐसे केस में आप सीधा बोल सकते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो सीधा ही आ गया 3/2 NR डेल्टा टी। बड़ा हीलियम था ना तो मैंने उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिख दिया। वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आप चाहो तो बड़ा पी डेल्टा भी लिख दो, बट बेटर वुड बी ऑफ कोर्स NR डेल्टा टी। तो कुल मिलाकर मेरे पास आंसर आ गया 5/2 NR डेल्टा टी। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 5/2 ठीक है, R की बेटा वैल्यू 8.3 यूज करनी है। अरे सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स, बट नंबर ऑफ मोल्स 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, डेल्टा टी पहले टेम्परेचर 30 था, बाद में बेटा 35 कर दिया, तो ऑफ कोर्स बेटा चेंज इन टेम्परेचर इज 5। सर आपने तो कहा केल्विन में यूज़ करना, बेटा चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर एग्जैक्टली सेम रहता है, इसलिए आपको कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है बड़ा वो आएगी 8.3 इंटू 25, बड़ा दैट इज 8.3 इंटू 25। ये बड़ा अपना आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से 207.5 के आसपास आएगा। इसके नीर बेटा कोई ऑप्शन हो तो उसे लिख देना, बड़ा इसके आसपास तो 208 जूल है, तो 208 जूल्स को आप टिक कर देना। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज एन अमाउंट डेल्टा क्यू ऑफ हीट इज गिवन टू ए मोनोटोमिक आइडियल गैस। बेटा पहले ही बोल दूं, सवाल में मोनोटोमिक आइडियल गैस बोल रखी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 3। ठीक है, डेल्टा क्यू हीट दी गई इन विच द गैस परफॉर्म्स डेल्टा क्यू बाई 2 टू द सराउंडिंग। इसका मतलब गैस ने जो वर्क डन किया है वो बड़ा आपका डेल्टा क्यू बाई 2 है। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस निकाल लेंगे बेटा, कोई बहुत बड़ा काम तो ये है ही नहीं। डेल्टा क्यू वी नो इट वेरी वेल कि इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। रही बात बेटा आपके वर्क डन की, तो सवाल में साफ साफ लिख रखा है कि इट इज डेल्टा क्यू अपॉन 2, तो डेल्टा यू मेरे पास आ गया है, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन 2।
डेल्टा यू इज ऑफ कोर्स 3/2 NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी। बड़ा इससे कैंसिल, ये मेरे पास बड़ा इक्वेशन काम आएगी, ठीक है, ये बड़ा 2 से 2 कैंसिल, ये इक्वेशन मेरे काम आएगी। खैर मेन मुद्दे पे आते हैं, हमारी मोलर हीट कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं कितनी हीट दी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कितनी हीट दी डेल्टा क्यू, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, बट तुम वहाँ से लिख सकते हो, मैं बड़े आराम से इस बात को लिख सकता हूँ कि मैं एन डेल्टा टी को लिख सकता हूँ, बेटा क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन 3R। बड़ा डेल्टा क्यू कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट 3R, बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं। एन डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू अपॉन 3R, सो आंसर कम्स आउट विद 3R। सी की वैल्यू मेरे बच्चों 3R होगी। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, हाँ बेटा द ऑप्शन इज सी। सिंपल फ्लैट सवाल, इसी बहाने बेटा मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, और आपका फर्स्ट लॉ तो बड़ा ऑफ कोर्स ऑब्वियस है। तो फर्स्ट लॉ से हमने डेल्टा टी निकाल लिया, और मोलर हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी वहाँ से उठा के यहाँ रखा, रखते ही हमारे पास सी की वैल्यू 3R आ गई। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली इट प्रेशर इंक्रीजेस। बड़ा मैंने आइसोथर्मली कंप्रेस किया है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्या कारण हो सकता है? हालांकि मैं कारण डायरेक्ट स्टेट कर सकता हूँ, बट चलो एक बार थोड़ा सा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बड़ा हमारे पास ये कोई गैस है और इसका वॉल्यूम हमने जस्ट हाफ कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया। बड़ा वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, बड़ा फिर हमने वॉल्यूम हल्का सा कम कर दिया। वॉल्यूम कम कर दोगे बड़ा प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। झूठ बात, हम पोटेंशियल एनर्जी तो कंसीडर नहीं करते इंटरनल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कोई लफड़ा ही नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो हमने नेगलेक्ट कर रखे हैं, किसी प्रकार की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी तो किस बात, सॉरी पोटेंशियल तो किस बात की। इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड मोलिक्यूल्स मूव्स अपार्ट। अगेन अगला झूठ, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, साफ साफ आइसोथर्मली बोल रखा है, तो टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया। टेम्परेचर फिक्स हो गया तो बड़ा मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई, और मोलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी अगर फिक्स होगी तो ऑब्वियस बात है कि ना ये सब फालतू बातें हैं। काइनेटिक एनर्जी फिक्स तो बड़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये वाली बात तो गलती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन पढ़ना चाहो ऑप्शन पढ़ लो, मोलिकुलर एनर्जी इंक्रीजेस। क्या ही मोलिकुलर एनर्जी, ऐसे तो कोई शब्द सुना ही नहीं, ठीक है, फालतू बातें। तो ऑब्वियस बात है कि सी आंसर होना चाहिए। इट्स नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया विद द वॉल ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। ये बात बड़ा सही लग रही है कि नंबर ऑफ कोलिजन की संख्या बढ़ गई है। अगर मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम अगर कम कर दूंगा तो ऑब्वियस बात है कि जो वॉल्यूम जिन बड़ा पार्टिकल्स के टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है तो पार्टिकल्स के पास स्पीड भी फिक्स है। देन पहले पार्टिकल को टक्कर करने में इतना टाइम लगता था यहाँ से यहाँ तक आने में, अब ऑफ कोर्स बड़ा उस मॉलिक्यूल को कम टाइम लगेगा। जैसे मैंने वॉल्यूम कम कर दिया तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टक्कर करेंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दीवार से टक्कर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। दीवार पर अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियस बात आपका प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होने का बड़ा मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ ये सी वाला कारण ही समझ में आता है, ठीक है, आपको भी याद होगा, ठीक है बच्चों। ये बड़ा अगेन सिंपल सा सवाल। इन ए गैस ऑफ डायटोमिक द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। कौन सी स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो पूछा है? बेटा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब सिंपली Cp अपॉन Cv पूछ रखा होगा। इसका एक फॉर्मूला थोड़ा बहुत ही क्लियर है, 1+2/F। हमारे पास डायटोमिक गैस है, बड़ा डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 5 रहेगा, सो इट विल बी ऑफ कोर्स बेटा 7/5 या फिर 1.4। एक फॉर्मूला और है बेटा Cp/Cv। आपका जो डायटोमिक गैस है उसका Cv हमेशा आपके पास होगा 5/2R और Cp आपके पास होगा 7/2R। इससे R ज्यादा, Cv से R ज्यादा, जैसे डिवाइड करोगे अगेन इट कम्स आउट विद 7/5। इसी बहाने बेटा ने आपको ऑप्शंस भी थोड़े बहुत कुछ बातें याद भी करा दी डायटोमिक के लिए। समझ गए होंगे बच्चों, आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, आगे चलें। वैसे ये वाला रिजल्ट अपन को पहले से याद भी था। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और याद दिलाता हूँ, हालांकि मैंने आपको थ्योरी के अंदर ही बता रखी है। अगर मान लो कभी कोई मिक्सचर हो
और उस मिक्सचर का गामा पूछ ले। हालांकि मिक्सचर का गामा पूछना थोड़ा सा टफ सवाल है, बट अगर मान लो पूछ ले तब भी बेटा हम बड़े आराम से सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी मिक्सचर का CV पूछ ले, तो आप एक काम क्या करो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 नंबर ऑफ मोल्स, उस गैस का CV क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो। N2 बड़ा दूसरी गैस उसके नंबर ऑफ मोल्स उसका CV डिवाइड बाई N1 प्लस L2। इसी तरह से किसी मिक्सचर का अगर CP निकालना हो तो बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला है, पहली वाली गैस के नंबर ऑफ मोल्स उसका CP, दूसरी वाली गैस उसके नंबर ऑफ मोल्स उसका CP डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से अगर मान लो कि कभी मुझे मिक्सचर का गामा पूछे तो बड़ा एक काम करो, आप मिक्सचर का CP निकाल चुके हो, मिक्सचर का CV निकाल चुके हो, उन दोनों को डिवाइड कर लो। हालांकि मिक्सचर का गामा निकालने का एक छोटा सा ट्रिक और है, वो मैं बाद में किसी सवाल के थ्रू आपको समझा दूंगा, बट इस पे मेरे को ऐसी फीलिंग है कि इस फॉर्मूले पे सवाल आ सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दिया यार, है ना। और बाकी अपन को इंडिविजुअल गैसेस के गामा CP CV तो वैसे भी अपन को याद रहते ही है, तो मेरे ख्याल से कोई खास लोड है नहीं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट इज, चलिए बट एक अच्छा सा सवाल, हालांकि सवाल थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ है और इस तरह का सवाल मैंने जानबूझ के लिया है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो हो सकता है कि आपको ये वाला सवाल एग्जाम में छोड़ना भी पड़ जाए, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होगा कि एक्सप्रेशन तो निकाल लेगा, लेकिन आंसर निकालने के लिए उसे बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स या फिर बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसा सवाल आइडियली तो सबसे लास्ट में करना चाहिए, मतलब पूरा पेपर हो गया उसके बाद बिल्कुल अगर मान लो टाइम बचा है तो इस सवाल के साथ झगड़ा कर लो, और झगड़ा करने में लगभग 6-7 मिनट लगेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं अच्छा ये मत सोचना कि फिजिक्स वाइज कोई बहुत ही टफ बात है, नहीं ऐसी कोई बात है नहीं, बट इसमें है ना 4 की पावर 1/5, 4 की पावर 1/5 जो है उसका यूज़ है। अब यार 4 की पावर 1/5 तो अपन निकाल तो पाएंगे नहीं, तो वो हिट एंड ट्रायल से आंसर आएगा, तो हो सकता है कि सारे ऑप्शंस चेक करने पड़े, तो थोड़ा सा सवाल उस तरह से अगर देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन चलो खैर, मैं तो एक बार कॉन्सेप्चुअली सवाल समझा देता हूँ, और साथ ही साथ मैंने आपको एक सीख और दी है कि कभी इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें कैलकुलेशन वाइज अगर फंस जाओ तो लीव इट, और ये मत सोचना कि उससे तुम्हारी रैंक खराब होगी, नहीं, बहुत सारे चंपू ऐसे होंगे, बहुत सारे चंपू ऐसे होंगे जो वो उस वाले सवाल के अंदर समय बिता रहे होंगे और उनकी रैंक खराब हो रही होगी, और हम ऑब्वियस बात है कि 2-3 मिनट लगाकर हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे, हमारी रैंक जो है वो उस सवाल को छोड़ने से इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सीख देने के लिए ही ये वाला सवाल है। इस तरह का सवाल जेई ने पूछ रखा है, जिसमें एक नंबर था, मुझे नंबर तो याद नहीं है, उसके शायद 4th पावर की आवश्यकता वगैरह पड़ी थी। अब यार 4th पावर अगर मान लो कि कोई बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन या डिफरेंशिएशन वाला अगर ट्रिक नहीं बैठती है, तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि हमें 2 बार रूट लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो मुश्किल हो गया ना यार, और 5th पावर तो और मुश्किल हो गया। ठीक है, तो समझ गए मेरे ख्याल से बात को। ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, बड़ा ऑक्सीजन है, गामा 7/5 है, इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली अंटिल इट प्रेशर इज डबल्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया है जब तक कि प्रेशर दुगना ना हो जाए। ठीक है, मैं ग्राफ ही बना लेता हूँ, मुझे ग्राफ में थोड़ी सी बेटर फीलिंग आती है। ये प्रेशर बड़ा, ये वॉल्यूम, मान लो बेटा शुरुआत में कहानी ऐसी है, शुरुआत में यहां कहीं है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम है V0 और प्रेशर है P0। आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हो कि प्रेशर आपका डबल हो जाएगा। ले बेटा, प्रेशर आपका हो गया है डबल, मतलब 2 टाइम्स P0, तो वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों ऑब्वियस बात है हो गया है हाफ V0/2, isn't it? The gas is then allowed to expand adiabatically। अब मैंने उसको एक्सपेंड किया, वो भी adiabatically, until the original volume is restored। ठीक है, अब मैं उसको वापस से एक्सपेंड कर रहा हूं, तब तक बेटा जब तक वॉल्यूम आपका वापस ना आ जाए। एडियाबेटिक जो होगा उसका ग्राफ विल बी लाइक दिस। सर ऐसा कैसे? बेटा एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है बेटा वो आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा होता है, और आइसोथर्मल के स्लोप से अगर ज्यादा होता है तो एडियाबेटिक विल बी लाइक दिस, ऐसा ग्राफ होगा। ये आपका एडियाबेटिक।
कब तक एक्सपेंड किया, जब तक बेटा वापस से वही वॉल्यूम ना आ जाए। लीजिए बेटा आप यहां कहीं पहुंच गए, यहां कहीं पहुंच गए। सवाल मुझसे पूछा क्या, देन द फाइनल प्रेशर, बेटा मुझसे पूछा है कि इस इंस्टेंट पर उसी वॉल्यूम पर अगर आपका आ गए तो यहां पर प्रेशर कितना होगा। ये वाला प्रेशर मुझे दे रखा है P3, निकाल लेंगे, थोड़ा टफ तो है लेकिन इतना मुझे कंफर्म नजर आ रहा है कि जो भी प्रेशर होगा वो P0 से तो कम होगा, P0 से तो कम, मतलब जो शुरुआत वाला प्रेशर था उससे तो कम होगा। ठीक है ना, शुरुआत वाला जो प्रेशर है बेटा वो P1 है, P1 है। शुरुआत वाला जो प्रेशर है वो बेटा P1 है, बाद वाला जो प्रेशर है बेटा वो 2 टाइम्स P1 बोल दो या बेटा P2 बोल दो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब ऑब्वियस बात है कि ये जो P3 है P1 से तो कम है, P3 हमारा P1 से कम है, तो ये वाला आंसर तो आएगा नहीं। अब यार ये तीनों में अगर देखो तो P3 जो P1 से कम है, तो हम ऐसा तुक्का भी नहीं मार सकते। तो सर क्या करें, अब बड़ा ऑब्वियस बात है मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचता है कि इस एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर यहां से यहां तक PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट करो। यहां पर प्रेशर है 2P1, प्रेशर तो 2P1 इंटू वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम कितना है यहां पर, बड़ा वॉल्यूम है यहां पर V0/2 रेज़ टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू यहां पर प्रेशर बड़ा P3 इंटू यहां पर वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम है V0 रेज़ टू पावर गामा, बड़ा V0 रेज़ टू पावर गामा क्या हो गया, कैंसिल। मेरे पास P3 की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स P1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर गामा। ठीक है ना, मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू P1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर गामा -1। बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं, 2 बेटा नीचे लेके आए, गामा है बेटा कितना 7/5, 7/5 माइनस 1 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 2/5, 2 की पावर 2/5। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं P1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 बेटा कितना 4, और मेरे पास आएगा 4 की पावर 1/5। अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं इस तरह से आंसर छोड़ देता बेटा, ठीक है, या फिर मान लो कि कोई अगर ऐसा ऑप्शन होता तो मैं यहाँ पर इसको यहीं छोड़ देता, लेकिन अब बेटा मैं फंस गया क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 की पावर 1/5 नहीं पता। अब वैसे आइडियली अगर ये वाला सवाल मेरे सामने अगर जेई में आता तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं यार ना, ठीक है, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मैं शायद नहीं निकाल पाता 5th पावर, ठीक है, सॉरी 5th रूट। लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहते मैंने इतनी सारी मेहनत की सर मैं आंसर तो निकालूंगा, सिर्फ आप कोई अगर ऑप्शन ओमिट कर पाए तो डी कर पाएगा, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करूंगा कि ये P1 ये तो सारे के सारे आपके सेम है। इसका मतलब 0.5 या तो 0.55 आपका 1/4 की पावर 1/5 है, या फिर आपका 0.76 जो है 1/4 की पावर 1/5 है, या फिर बड़ा आपका 0.68 जो है वो 1/4 की पावर 1/5 है। इन तीनों में से कोई एक बात है, तो सिर्फ क्या करूं, देखिए मेरे पास एक छोटा सा जुगाड़ है, देखो मतलब जुगाड़ मतलब क्या हो, जुगाड़ तुमने सोच लिया होगा शायद, मैं 1/0.55 निकाल लूंगा और उसकी पावर 4 कर दूंगा, उल्टा करके उसकी पावर पावर 4 नहीं, उसकी पावर मैं 5 कर दूंगा, उसकी पावर मैं 5 करूंगा तो बेटा उसकी वैल्यू 4 के बराबर नहीं आएगी। अगेन मैं 0.68 का उल्टा करूं, इनवर्स करूं और उसकी पावर 5 करूं, निकालूंगा तो अगेन बेटा वो 4 नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं 1/0.76 करता हूं और उसकी पावर अगर 5 करता हूं, उसको बेटा 1/0.76 किया और उसको फिर 5 बार खुद से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू बेटा लगभग 4 के बराबर आ जाएगी। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो किसी केस के अंदर बेटा आपका अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं पहले बेटा क्लियर कर दूं कि मैंने इसके अंदर एक्चुअली बेटा पावर निकाली नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ चेक करके ही आंसर निकाला है, और मैंने ऐसा रिकमेंड भी नहीं किया कि ना आप इस सवाल को करो। मैंने बड़ा साफ साफ कहा है कि यहाँ पर आने के बावजूद किसी बच्चे को लगता है कि यार सबसे पहले इनको इन्वर्स करना, 1/0.55 करना, 1/0.76 करना, फिर 1/0.68 करना, फिर उसकी पावर 5 टाइम्स करना, कोई आसान काम थोड़ी, तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है कोई बच्चा शार्प हो तो वो सारे के सारे पावर्स जो हैं वो 4-5 मिनट में कर ले, हो सकता है बेटा किसी बच्चे को टाइम भी लगता हो मल्टीप्लाई करने में और उसको टाइम ज़्यादा लग जाए, तो वो सवाल चाहे तो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। बट इस तरह का सवाल जेई ने पूछा है, ठीक है, बिल्कुल पूछा है, और कोई पावर वावर उन्होंने ऑप्शन के अंदर दी नहीं। मतलब अदरवाइज तो क्या होता है कि यहाँ पर लिखा रहता है ऐसे हल्का सा हिंट टाइप
कि भाई 4 की पावर 1/5 जो है वो ये है ना, तो बच्चा उसको सेट से वैसे बड़ा 4 की पावर 1/5 जो लगभग मेरे ख्याल से 1.3 के आसपास आती है, तो लिखा रहता है सवाल के अंदर। लेकिन जो सवाल जे ने पूछा था उसमें नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने भी इस तरह का आपको एक सवाल करा दिया। और इस तरह के सवाल के अंदर किस तरह से फेस करना है मैंने आपको सारे सिनारियोज भी बता दिए, समझ गए। मोस्ट प्रेफरेबली छोड़ना चाहिए। अगर फिर भी बेटा मान लो कि इस सवाल के अलावा कोई और सवाल आता ही नहीं हो, या फिर जितने आते हो सारे कर लिए हो, तो इस सवाल के साथ इस तरह से आप झगड़ा कर सकते हो, इस तरह से आप चेक मेथड से किसी न किसी आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये बड़ा रिलेटिवली आसान सा सवाल है। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस आपका एडियाबेटिक है, ग्राफ जो है वो पीवी वर्सेस वी है, मतलब वाई एक्सिस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है। किसी मोनोटोमिक गैस के लिए हमें ग्राफ बनाना है, बना देंगे बेटा। मोनोटोमिक गैस के अंदर पीवी रेज़ टू पावर गामा, बेटा मोनोटोमिक का गामा मेरे ख्याल से 5/3 होता है, इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पीवी इंटू वी की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बड़ा आपका वाई एक्सिस में है, ये बड़ा वी आपका एक्स एक्सिस में है। पी इंटू वी आपका वाई एक्सिस में है, वॉल्यूम आपका एक्स एक्सिस में इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आसान से काम लग रहा है। y इंटू एक्स की पावर 2/3, बेटा पावर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार x की वैल्यू घटेगी। y बढ़ेगा तो x घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, y बढ़ेगा 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 तो x घटेगा, इसमें घट रहा है। y बढ़ेगा 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 तो x घट रहा है, इसमें घट रहा है। इसमें बड़ा y बढ़ने पर x बढ़ रहा है, इसमें बड़ा y आपका कांस्टेंट है। ये दोनों तो गलत हो गए, इन दोनों में से कोई सा आंसर है। आप बोले सर ऑब्वियस बात है, यहां पर कोई लीनियर जैसी बात तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि y इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग x, लीनियर तो है नहीं, तो ऑब्वियस बात है डी भी गलत, आंसर आएगा आपका बी। या फिर मेरे बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर हमें हल्का फुल्का तो पता ही है कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ग्राफ बनता है। ये भी काफी हद तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा सही ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये वाला जो पावर है ये आपका है तो पॉजिटिव ही, और अगर ये पॉजिटिव है तो रग बदल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा सा आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये बेटा आपका ग्राफ। आगे चले, नेक्स्ट इज, अच्छा सवाल बेटा, हालांकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं बट फिर भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर भी सवाल जेई के अंदर पूछ लेते हैं। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव द गैस मॉलिक्यूल्स इफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द गैस हैज डेंसिटी दिस मच एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज दिस मच। वेलोसिटी ऑफ साउंड से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। इसके लिए ऑब्वियस बात है मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर के अंदर का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको भी आता होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बेटा अगर किसी बच्चे को नहीं आता है मैं लिख देता हूं बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड मुझे सवाल में दे रखा है 330, आपको बेटा क्लास के अंदर बता रखा है, सिखा रखा है साउंड वेव्स के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स पी अपॉन रो। रो है बेटा 1440 अपॉन 1089 SI यूनिट के अंदर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आपका जो प्रेशर होगा बेटा 1 atm होगा बेटा। 1 atm को लगभग 10⁵ लिख दो, लगभग 10⁵ लिख दो। जैसे बेटा इसको सॉल्व करता हूं मेरे पास गामा की जो वैल्यू है वो लगभग बेटा 1.4 के आसपास आ जाती है। सर 1.4 तो आ गया, लेकिन मुझे गामा थोड़ी पूछा, मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2 अपॉन एफ, बट दैट कम्स आउट विद 0.4 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एफ। एफ की बेटा वैल्यू कितनी आ गई है 5। बड़ा एफ की वैल्यू 5 किसके लिए होती है? ऑफ कोर्स डायटोमिक के लिए होती है। कई बच्चों को डायरेक्ट याद रहता है कि सर डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.4, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5। इस बार बड़ा सवाल आपका इंटीजर था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 को मार्क करना है, बस सिर्फ मार्क करना। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज एक और सवाल, अच्छा सवाल बेटा। What amount of heat is used to be transferred to the nitrogen gas? बट आपके पास कोई नाइट्रोजन गैस है
उसे कितनी हीट दूं, ये मुझसे पूछा है। इन द आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस, बेटा साफ साफ बोल रखा है कि ये जो आपकी नाइट्रोजन गैस है, इसकी हीटिंग वगैरह जो है वो आइसोबैरिक कंडीशंस में है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फॉर द गैस टू परफॉर्म वर्क डन 2 जूल, और इसका वर्क डन जो है वो मुझे 2 जूल दे रखा है। वर्क डन अगर 2 जूल दे रखा है आइसोबैरिक कंडीशन में, मेरे बच्चे तो याद रखते हैं कि वर्क डन होता है NR डेल्टा टी या फिर P डेल्टा V। सो मुझे तो हीट चाहिए, और बेटा हीट जो होती है दैट इज ऑलवेज डेल्टा U प्लस W पता है, काश डेल्टा U मुझे पता होता। मेरे बच्चे बोलते डेल्टा U तो याद ही रखते हैं पर लोग, डेल्टा U का फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर सा है, F/2 NR डेल्टा टी। नाइट्रोजन आपका डाइएटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5, तो आप कहोगे सर दैट इज 5/2 टाइम्स NR डेल्टा टी। मेरे प्यारे वाले बच्चों, NR डेल्टा टी तो पहले से 2 दे रखा है, तो 5/2 इंटू 2 जूल्स, बड़ा दोनों कैंसिल हो गए, इंटरनल एनर्जी का चेंज आ गया 5 जूल। इसका मतलब 2 जूल का वर्क डन अगर आइसोबैरिकली है तो नाइट्रोजन की इंटरनल एनर्जी भी 5 जूल बढ़ेगी। ये 5 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और नाइट्रोजन के द्वारा वर्क डन करने के लिए आपको कुल मिलाकर कितनी हीट देनी पड़ेगी? 7 जूल्स। मुझसे हीट ही पूछी है, जूल्स के अंदर बड़ा आंसर 7 आ जाएगा। इंटीजर टाइप बड़ा सवाल है तो 7 विल बी द आंसर। सिंपल, समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ बेटा, अच्छा सा सवाल, और खास तौर से एफिशिएंसी वाली जो बात है वो रिवाइज कराने के लिए बढ़िया सा सवाल। सुनिए बेटा, ए मोटर ड्रॉज some gas from an adiabatic container of volume 2 liter having monatomic gas। बड़ा monatomic gas मतलब डिग्री फ्रीडम 3 at pressure this much, बड़ा उसका प्रेशर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। आफ्टर ड्रॉइंग द गैस, प्रेशर इन द गैस reduces to 1 atm, बड़ा प्रेशर जो है वो घट गया। इफ द मोटर कन्वर्ट 10% ऑफ द एनर्जी कंटेन्ड इन द ड्रॉन गैस, जितनी भी गैस उसने ड्रॉ की है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही वो वर्क डन में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो बताओ मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो आउटपुट मोटर का कितना होगा जूल्स के अंदर? कर लेंगे यार, तो आसान से काम है। इस गैस के पास शुरुआत में कितनी एनर्जी थी? मेरे बच्चे बोल रहे हैं मैंने तो याद कर रखा है फॉर्मूला, आपने भी याद कर रखा है कि कितनी एनर्जी होती है, उसका सीधा सपाट फॉर्मूला होता है F/2 NRT। मोनोटॉमिक है तो मैंने F को 3 लिख दिया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तो नहीं दे रखा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर चिंता मत करो, इट शुड बी 3/2 टाइम्स PV। NRT की PV लिख दिया। इनिशियल एनर्जी मेरे पास आ गई है 3/2 प्रेशर। बड़ा प्रेशर कितना है? 4 ATM है, तो 4 × 10⁵ बड़ा 1 ATM को 10⁵ लेना है। वॉल्यूम बड़ा मेरे पास 2 लीटर है, ध्यान रखना बड़ा, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लगाना पड़ता है। लीटर इज नॉट द SI यूनिट। 2 से 2 मेरे बच्चों कैंसिल हो गया, ये गया थोड़ा 100 बच जाएगा 1200। इसका मतलब हमारी उस गैस के पास शुरुआत के अंदर 1200 जूल्स की एनर्जी थी। बाद में जब हमने उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, तब कितनी एनर्जी है? तब उसके पास एनर्जी है 3/2 टाइम्स NRT या फिर 3/2 टाइम्स PV। अब प्रेशर कितना है? बेटा सवाल अगर मैं ढंग से पढ़ा तो अब प्रेशर सिर्फ और सिर्फ 1 ATM है। वॉल्यूम बेटा ऑफ कोर्स वही है, कितना 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 2 लीटर, 2 × 10⁻³ 2 से 2 मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, और अब आपके पास एनर्जी है 900 जूल। मैंने कुल मिलाकर जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की है दैट इज दिस माइनस दिस। गैस के पास पहले इतनी एनर्जी थी, अब इतनी एनर्जी है, तो मोटर ने ऑब्वियस बात है कि 900 जूल कितनी 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 900 जूल एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकाल ली है। ये जो सिस्टम में से 900 जूल एनर्जी बाहर निकाली, इसे सारे के सारे को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मोटर की, किसी भी बड़ा हमारे हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% तो हो ही नहीं सकती। वो तो सिर्फ उसका कोई फ्रैक्शन, उसका सिर्फ कोई हिस्सा ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। वैसे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि हमें सवाल के अंदर बोल रखा है कि एफिशिएंसी 10% है। एफिशिएंसी 10% मतलब जितनी एनर्जी निकाली है उसका सिर्फ 10%, इसका 10% तो 90 जूल आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 90 जूल ही उसने मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है। फिर भी अगर आप बड़ा फॉर्मूले में अगर विश्वास रखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज बड़ा वर्क डन अपॉन Q in into 100।
बेटा ये तुझे दे रखा है 10%, ये वर्क डन, कितनी हीट तूने निकाली बेटा 900 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10, बेटा वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई है 90 जूल्स। ये जो वर्क डन है यही हमारी मैकेनिकल एनर्जी है। मुझे बोल रखा है 90 जूल्स आंसर आना चाहिए, लेकिन बेटा 90 जूल्स को 10p जूल्स लिखा हुआ है, थोड़ा p की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 9। आंसर तो 90 जूल ही है, लेकिन बेटा वो आंसर 10p के फॉर्म में लिखना है, तो p ऑब्वियस बात आपके पास 9 आ गया। इससे बेटा वो सिंगल डिजिट इंटीजर में हमारा आंसर आ गया, और मेरे ख्याल से वो सिंगल डिजिट इंटीजर के अंदर ही आंसर को डिमांड भी कर रहा था, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल अगेन बेटा बढ़िया सवाल सुनिएगा। टू आइडियल मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस, मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, आर मिक्स्ड विथ वन अनदर टू फॉर्म एन आइडियल गैस मिक्सचर। द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ द मिक्सचर इज PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और गामा आ गया 11/7। इसका मतलब हमारा जो मिक्सचर है ना उसका गामा आ गया है, ये आ गया है बेटा गामा ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का गामा आ गया है 11/7। N1 N2 बेटा उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोनोटॉमिक के नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 और डायटोमिक के नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। मुझे रेशियो पूछा है N1/N2 निकाल देंगे, लेकिन मुझे इसके लिए गामा मिक्सचर का फॉर्मूला आना चाहिए। मेरे बच्चे बोलेंगे सर एक फॉर्मूला तो हुआ है कि पहले CP ऑफ मिक्सचर निकालो, फिर CV ऑफ मिक्सचर निकालो, फिर डिवाइड करो। हाँ आ जाएगा उससे, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, बट दैट विल बी टफ। सर आपने कहा था आपको ट्रिक बताऊंगी, हाँ उससे तो और आसान हो जाएगा, मैं ट्रिक बताता हूं, सुनना बेटा। गामा ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज 1 + 2/f ऑफ मिक्सचर। f मतलब मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मिक्सचर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए बेटा यही फॉर्मूला वापस से वैलिड है, N1F1 + N2F2/N1 + N2। हमारा सारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। और तुम पूरा करते ना CP मिक्सचर CV मिक्सचर फिर डिवाइड करते, तब भी वही आंसर आता, और इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। तब कभी कभी गामा मिक्सचर पूछे तो लॉन्गर वे से की बजाय बेटा ऐसे कर लिया करो, बड़े आराम से आपका काम बन जाएगा। गामा मिक्सचर बेटा सवाल चीख चीख के कह रहा है कि 11/7 है + 1/2 टाइम्स f ऑफ मिक्सचर। ये इधर गया 4/7 इज इक्वल्स टू 2/f ऑफ मिक्सचर। f ऑफ मिक्सचर बेटा मेरे पास आ गया है कितना बेटा 7/2, सॉरी 7/2 है ना, 7/2 लिख दो बेटा। f ऑफ मिक्सचर इज 7/2, दैट शुड बी इक्वल टू N1, मतलब हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन बेटा पहले सॉरी पहले मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के नंबर ऑफ मोल्स, मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा डायटोमिक है उसका 5 डिवाइडेड बाई N1 + N2। मेरे ख्याल से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लेता हूं बेटा सॉल्व। 7 टाइम्स N1 + 7 टाइम्स N2 इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6, 6 टाइम्स N1 + 10 टाइम्स N2। N1 is equals to 3 times N2। N1/N2 मुझसे पूछा बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 3। किसी बच्चे को लगता हो कि सर ना आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, थोड़ा वो आराम से इत्मीनान से पहले CP मिक्सचर लिखे, फिर CV मिक्सचर लिखे, मोनोटॉमिक डायटोमिक दोनों के ही CP CV बेटा आपको याद है, सब करो बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, इसमें ऑफकोर्स बेटा आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। One mole of an ideal gas undergoes thermodynamic cyclic process as shown in figure. The cyclic process consists of an isochoric, isothermal and adiabatic। एक isothermal है, एक isobatic है, एक isochoric है। Isochoric तो ऑफकोर्स ये वाला है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम फिक्स है।
आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबेटिक कौन सा है? जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है, जिसका स्लोप ज्यादा है बेटा वो एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट मतलब बेटा वो गामा की बात कर रहा है। मुझसे पूछा है कि गामा गैस का कितना होगा, निकाल लेंगे। सुनना, पहले बी से लेकर सी तक को डिस्कस कर लो। बी पर वॉल्यूम है वी नॉट, प्रेशर है पी नॉट। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये जो बी से सी है ये आइसोथर्मल है, सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बी पर प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, शुड बी इक्वल टू सी पर प्रेशर है 3P नॉट और वॉल्यूम है V1। सॉल्व करते बड़ा V1 की मेरे पास वैल्यू आ गई है V नॉट बाई 3। तो इस V1 को तो लिख दो कि ये है V नॉट बाई 3। सी से ए तक एडियाबेटिक है तो पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा। सी पर प्रेशर 3P नॉट, सी पर वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम हमने अभी अभी निकाला है V नॉट बाई 3 रेज टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू ए पर प्रेशर, बड़ा ए पर प्रेशर है P नॉट, सॉरी P नॉट नहीं बेटा, P नॉट बाई 2, ए पर बड़ा प्रेशर P नॉट इंटू ए पर वॉल्यूम, बड़ा V नॉट है मेरे पास, V नॉट की पावर गामा। V नॉट की पावर गामा बेटा, V नॉट की पावर गामा क्या हो गया? कैंसिल। मेरे पास आ गया है कितना 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 3 टाइम्स P नॉट अपॉन 3 टाइम्स गामा इज इक्वल्स टू 1/2। P नॉट भी कैंसिल। मेरे पास आ गया 3 रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू 6। सही लिखा ना? हाँ। सो मुझे गामा निकालना है, निकाल लेंगे। दोनों तरफ लॉग ले लो बेटा, जैसे दोनों तरफ लॉग लिया, गामा टाइम्स ln3 इज इक्वल्स टू ln6। गामा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई ln6 अपॉन ln3। गामा बेटा मुझे बोल रखा है जैसे ln अल्फा इज इक्वल्स टू ln2 टाइम्स अल्फा। तो बेटा अल्फा मेरे ख्याल से 3 हो गया, नीचे 3 ऊपर उसका डबल 6। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है 3। ये जो एक्सप्रेशन में अल्फा है बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। समझ गए बच्चों? आई होप बेटा सारे के सारे सवाल आपने मेरे ख्याल से बढ़िया तरीके से समझ भी गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सवाल आपने भी शायद सही कर ही दिए होंगे। ठीक है। थर्मो अगेन थोड़ा सा बड़ा ईजियर टाइप ऑफ मामला है, और इसमें अगर कोई बच्चा अगर ढंग से पढ़ाई करे तो बड़े आराम से सारा सवाल एक्चुअल जेई के अंदर भी सवाल सही कर सकता है, अनलेस वो कुछ बहुत ही ऐसे ऊट पटांग ना पूछ ले। अदरवाइज जो हमने पढ़ा है उसी में से कोई ना कोई वो सवाल आपसे पूछेंगे भी और आपका सवाल बन भी जाएगा। बट अगेन प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी आर द की। जो बच्चा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेगा, खूब सारे सवाल रहेगा और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेगा, उसको तो कौन रोक सकता है। ठीक है। और जो बच्चा खुद ही रुकता रहता है कि एक दिन पढ़ा फिर चिल मचा ली, फिर 2 दिन पढ़ा फिर 3 दिन मक्कारी कर ली, वो तो खुद ही रुक रहा है, उसको तो रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ना बेटा, है ना। लेकिन जो बच्चा लगातार लगा रहेगा ना, उसको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत लाइफ में कभी आएगी नहीं, है ना। और ऑफ कोर्स लगातार तो लगे रहना पड़ता है, कहीं भी कोई कॉमा और फुल स्टॉप थोड़ी लगते हैं, है ना। हमेशा कोशिश तो लगातार करती रहनी पड़ती है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी IIT और NIT मिल जाए। जिस दिन अच्छी IIT और NIT मिल जाएगी तो वहाँ जाकर पता लगेगा कि यहाँ पर भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपने एक डिसेंट CGPA बनाने के लिए और अपने पीयर ग्रुप के अंदर अपने आप को ठीक ठाक एडजस्ट करने के लिए, है ना। वहाँ पर भी स्किल्स के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, वहाँ पर भी लगातार काम ही करना पड़ेगा। 4 साल जो होंगे वो ईजी थोड़ी निकलेंगे। 4 साल ईजी तो खराब इंजीनियरिंग कॉलेज में निकलेंगे। मान लो किसी खराब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम गलती से चले गए, है ना, गॉड फॉरबिड मी, बट मान लो गलती से चले गए अपन लोग, तो वहाँ 4 साल बड़े आराम से निकलेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल एकदम चिल टाइप्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो कहाँ आएगी? अच्छी IIT चले गए, अच्छी NIT चले गए, या किसी बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में चले गए जहाँ पर पीयर ग्रुप अच्छा हुआ, तो वहाँ पर उनके साथ ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर तो सारे फोड़ू बच्चे आएंगे। उन फोड़ू बच्चों के साथ लगातार 4 साल किसी तरीके से हम स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके हम, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी वो कंसिस्टेंटली 4 साल, तब जाके हम उनके सामने टिक पाएंगे। तो है ना, तो ये मान के चलना कि जब कभी किसी अच्छी जगह जाओगे तो वहाँ पर हमारी स्ट्रगल खत्म थोड़ी होगी, यहाँ पर तो स्ट्रगल स्टार्ट होगी। वहाँ पर ऑब्वियस बात है, वहाँ पर फिर ऐसे इस तरह की बातें नहीं होंगी कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को पास करना है। बट अगेन वहाँ पर आपको अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, अपने एप्टीट्यूड पर काम करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखने पर काम करना पड़ेगा। जो चीज़ें सीख रखी हैं उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ उस पर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे नए चीज़ें ट्राई करने की सोचोगे, उसमें से कई चीज़ों में फेल भी होगे, जिसमें कुछ फेल होगे उसमें कुछ सीखोगे भी। तो दैट
मतलब वो सबको चलता रहेगा और ये चलना चाहिए। बच्चा अगर मान लो कि इन 4 साल में अगर इस तरह की चीज़ें नहीं सीखेगा, अगर इन 4 साल में उठना पढ़ना अगर नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा, ठीक है। और इवन उस 4 साल के बाद भी, है ना, जब कभी कोई मान लो तुमने कोई जॉब की या फिर आगे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की, कुछ भी किया, तो वहाँ पर भी अगेन द स्ट्रगल इज़ वेटिंग फॉर यू। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उस पूरी लाइफ में जो आने वाली स्ट्रगल है उसके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। बाकी तो ठीक है ना, ये जस्ट उसका एक छोटा सा एक तरह से प्रोमो है जो अपन अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल मूवी का एक प्रोमो है। ठीक, आई होप तुम अभी भी अच्छा करोगे यार।